हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। देखिए, इस क्लास में हम लोग जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की, उसका आज चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर। तो इसमें देखते हैं क्या है। हम लोग पढ़ेंगे किसकी? हड़प्पा की कहानी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है, समझने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखें, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आपको सोचने की बात है। इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये देखते हैं। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को जो निचला नगर कहा है। वो तो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। यानी कि जो दीवारियां थी, उनकी चार दीवारियां जो थी, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की निचाई इस तरह करते थे इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। उसके बाद कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी कि महान स्नानागार हमें कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखें, तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ईंट और प्लास्टर। उसके बाद इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। अब समझिए कितने विकसित थी उस समय की ये हड़प्पा सभ्यता। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद ही शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब यहाँ पे कोई अवसर कुछ होता होगा या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम मनाया जाता होगा, तब इसका जो स्नान घर है उसका प्रयोग किया जाता होगा। उसके बाद कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब आपको ये बताना है, कालीबंगा और लोथल प्रेजेंट में कहाँ पे है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए मानचित्र दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। अब ये मानचित्र देखते हैं। देखिए, ये है हमारा सुतका कोड।
ये है हमारा चंदूदड़ो, ये धौलावीरा और सुरकोटदा, ये है हमारा लोथल। ठीक, लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है वो भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं, यानी कि पोर्ट। ठीक, एक लौता पोर्ट जो है हमारा लोथल है। ठीक, और ये हम रहा हमारा मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे बसा कौन सा है? मोहनजोदड़ो बसा है। उसके आगे हम लोग अगर देखें, यहाँ से ये झेलम नदी, चेनाब, रावी और हड़प्पा किस किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। ये हम लोग को पॉइंट नोट रखना है। और जो ये धौलावीरा है, इस धौलावीरा में एक बहुत ही जो है जल निकास प्रणाली, बहुत विकसित जल निकास प्रणाली पाई गई है धौलावीरा में। और यह जो है 3 भागों में धौलावीरा बटा हुआ था। यह एक अपवाद है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अभी हम लोगों ने बात की जो कि 2 हिस्सों में बटा था, एक था पश्चिमी हिस्सा, एक था पूर्वी हिस्सा। लेकिन जो धौलावीरा था ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो अपवाद टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ सिर्फ सिर्फ एक जगह में कुछ अलग चीजें पाई गई होती हैं, कुछ अलग मिलता है, इस तरीके की चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखें, ये देखिए, ये है हमारा महान स्नानागार। ये सीढ़ी बनी हुई है, एक इधर से सीढ़ी बनी हुई है, और यहाँ ये पूरा देखिए कितना बड़ा सा ये बना हुआ है। और इसके आगे देखें भवन, नाले और सड़कें। देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। चारों घर के आंगन बीच में, और उसके चारों ओर क्या थे? कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हर घर में एक प्रकार से कुएं होते थे, ये इसमें पाया गया है। उसके बाद देखें, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए, आज की जो हमारी जो व्यवस्था है, उससे भी काफी अच्छी व्यवस्था में वो लोग रहते थे। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद देखें, अक्स, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, जो कि आज भी हम लोगों को देखने को मिलती है, आज भी किया जाता है। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी घर, नाले और सड़कों का निर्माण एक साथ किया जाता था, ताकि जो जो पानी निकलने की जो वो व्यवस्था है, जो प्रणाली एक प्रकार से है, वो वो उसको देखते हुए हम लोग के जो घर बनाए जाएंगे, नाली को देखते हुए, इसका मतलब जो है पहले नालियां बना दी जाएंगी, उसके बाद घर बनाए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि नाली बन जाए और पानी निकल जाए आसानी से, इसको देखते हुए इस तरीके की व्यवस्था को अपनाया गया होगा। और आज हम लोग क्या करते हैं, पहले घर बनता है, नालियां बनती हैं बाद में। सड़कें पहले बन जाती हैं, नालियां बनती हैं बाद में। पूरी सड़कें उखाड़ दी जाती हैं, उसके बाद कहीं हम लोग को नालियां बनने को देखने को मिलती हैं। उसके आगे देखें, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ, ये आपको सोचना है। उसके बाद नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक मतलब जो लिपि लिखा करते हैं, ठीक है, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई हैं, जो नहीं मिल पाई हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब बताइए, खिलौने भी मिले। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनानी है आपको।
क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? इस तरह की मतलब चीजें, वो क्रियाकलाप स्कूल में बच्चों के साथ करवाए जाते हैं, जिससे कि उनको और अच्छी तरीके से ये चीजें ध्यान में बनी रहे और उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी डेवलप हो सके। उसके बाद देखें, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखें, ये एक मोहनजोदड़ो की सड़क है और उसमें बना हुआ नाला हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऊपर एक कुआं है, ये देखिए ये कुआं हो गया। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये है हड़प्पा की एक मुहर। ये देखिए इसमें एक सींग वाला जो है ये गैंडा हम लोग को देखने को, गैंडा है क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। मुहर हड़प्पा की एक मुहर है और एक मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये कोई लिपि लिखी गई है, इसको पढ़ा भी नहीं जा सका है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाएं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये हैं देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने भी हैं। उसके बाद देखें, इसके आगे देखें, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातात्वविदों की जो चीजें वहां मिली हैं, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी, यानी कि ये सब धातुएं वहां पे पाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद देखें, ये देखिए ऊपर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर क्यूब टाइप में ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। ये कौन सा पत्थर है? चर्ट पत्थर है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। उसके बाद हम देखें, मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और उसके बाद बीच में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। उसके बाद नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखिए ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, ये इसमें डिजाइन बनी हुई है कुछ फूल टाइप की। और हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी कि जो लाल मिट्टी के बर्तन थे उसमें काले रंग से उसमें डिजाइन बनी हुई थी। उसके बाद देखें, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? ये आप लोगों को बताना है। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये भी आपको पता होगा कि उस समय पत्थर के बाट इस तरीके से नहीं हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखें, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब होती थी? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये पॉइंट है, ये याद रखना है। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में सबसे पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। उसका पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये रहा हमारा पृष्ठ 28 और ये मूर्ति का चेहरा। ये देखिए बिल्कुल दाढ़ी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेट करी हुई दाढ़ी है, वो कितने ढंग से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कोई योग की मुद्रा में जो है, ध्यान की मुद्रा में है।
ठीक, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष देते थे, यानी योगदान देते थे। अब जो हमने वर्ड देखा था फेयंस, ये क्या होता है? ये देखें, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, पाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। उसके बाद हम लोग देखें, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक, राजस्थान से करते थे किसका आयात? तांबे का आयात। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान, ओमान कहाँ है? पश्चिम एशिया में है। ठीक है, सऊदी अरब और यमन से सीमा लगाता हुआ हमको मिलेगा गल्फ की खाड़ी में ओमान। तांबे का आयात किया जाता था ओमान से भी। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से करते थे। ईरान कहाँ है? ये भी पश्चिम एशियाई में है। और ईरान जो है हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था किसका? टिन का आयात। ठीक, ये पॉइंट हमको याद रखना है। तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। और पश्चिम एशियाई देश जो ओमान है उसका आयात कहाँ? ओमान से भी हड़प्पा, ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान से किस चीज का आयात करते थे? तांबे का। उसके बाद ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन थी, यानी कि कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिला के ये लोग कांसा बना लेते थे, तो उसको ईरान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। उसके बाद सोने का जो आयात है वो आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखें, ये देखिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? ये आपको सोचना है। ठीक, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, ये चीज हम लोगों को समझते जानी है इस चीज को। ठीक, उसके बाद देखें, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। ठीक, तो क्या क्या उगाते थे? हड़प्पा के लोग गेहूं उगाते थे, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यानी कि जमीन की जुताई के लिए आज भी जो हम लोग हल का प्रयोग करते हैं उनके लिए एक नई चीज थी। और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे।
संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। उसके बाद अगर हम देखें, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। ये आपको ध्यान रखना है किन किन जानवरों से वो लोग परिचित थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। उसके बाद एक गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में, जो हमारा जो कच्छ का इलाका है गुजरात का, बिल्कुल जो है वैसा इलाका जहाँ पे नमक का उत्पादन भी होता है। हम लोग अगर देखें, कच्छ का बिल्कुल पश्चिमी इलाका जो है वो कच्छ ही है। और खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, क्योंकि जो हमारा जो गुजरात है वो बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से वहां पे जमीन जो है उपजाऊ होती थी। और जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। ये अभी हमने आपको बताया कि धौलावीरा नगर जो है तीन भागों में बटा हुआ था। तो ये इस चीज को आपको याद रखना है कि कौन सा नगर तीन भागों में बटा था, धौलावीरा नगर। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखें, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो हैं वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो हड़प्पा के जो लेख पाए गए हैं वो हमें छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ बड़े बड़े चीजों में पाए गए हैं। उसके आगे हम देखें, गुजरात गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी, यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी जो छाप होती उसको क्या बोलते हैं, मुद्रांकन या मुहर बंदी, मिले हैं। ये देखिए लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये देखिए ये बड़ा तालाब जो हम लोग को दिख रहा है, ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये देखिए मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिस तरीके से आज हम लोग आज के समय में सील पैक जिसको बोलते हैं, ये उसी तरीके से मुहर बंदी होती थी। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बाद देखें सभ्यता के अंत का रहस्य। इसका अंत का रहस्य क्या है, ये किस तरीके से समाप्त हुई है, ये देखना है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो जो कि सबसे जो महान मानी जाती थी, जो सबसे विकसित मानी जाती थी, वो प्रणाली धीरे धीरे
नष्ट होने लगी और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य जो विद्वान हैं, अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग अपने मत दिए हैं, तो जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, ये भी हो सकता है। और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पा सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान का जो पंजाब है और जो सिंध प्रांत है, वहां की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। उसके बाद अगर हम देखें, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। उसके बाद देखते हैं अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है। ठीक है, मिस्र हमारा कहाँ है? आप सभी जानते हैं, जो कि हमारा रेड सी से सीमा लगाता हुआ है, वो मिस्र है। और वहां पे मिस्र के साथ जो एक नहर निकलती है, सोज नहर, ठीक, ये चीज हम लोग जानते हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये पिरामिड है। इनको आपने मूवी में, गानों वगैरह में देखा होगा। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। उनके जितने भी उपयोग की चीजें, जो भी वो अपने जीवन में उपयोग करते थे, जिनके साथ रहते थे, जिनके साथ उनका एक जीवन जुड़ाव था, उसको अपने उनके साथ जो है दफना दिया जाता था। और कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। देखिए, बहुत जो है अचंभा वाली बात है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यानी कि दुनिया के इतिहास में जो शवों को दफनाने की जो परंपरा है, उसमें मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था मिस्र में। उसकी अब ये देखें, क्वेश्चन क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? अब ये आप लोगों को सोचना है, ऐसा ये लोग क्यों करते थे। और सीधी सी बात है, जो है मरने के बाद भी जीवन को ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन होगा जहाँ पे इनका वो उपयोग करेंगे। या हो सकता है ये लोग ये भी मानते होंगे, आदमी मर गया है, वो फिर से जिंदा हो जाए, ये भी ये लोग सोचते होंगे। उसमें कल्पना करना, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले 2 साल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? ये सारी चीजें सोचनी। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से करने हैं। और सब हम लोग ये उपयोगी शब्द देख चुके हैं। नगर, नगर दुर्ग क्या होता है, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल क्या होता है, हल क्या है और सिंचाई, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारा चैप्टर 3 भी समाप्त हुआ। इसके आगे की क्लास हम लोग, आगे चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में अपने कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।